नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अपने देश में वैसे तो किस्म किस्म के नेता हुए हैं। आज़ादी के आंदोलन के समय से देखें और उसके बाद देश के विभाजन के बाद से देखें या फिर इस दौर में देखें, अलग अलग पार्टियों में अलग अलग तरह के नेता हुए हैं। उनकी अलग अलग खूबी होती है। किसी की बोलने की अलग स्टाइल होती है, किसी के संवाद की जो है बिना भाषण के होती है, किसी की संगठन की होती है शक्ति, कुछ अच्छे संगठनकर्ता होते हैं। कई ऐसे नेता होते हैं जो वैचारिक रूप से बड़े दृढ़ होते हैं। विचारधारा के मामले में उनसे आप बात कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं और उनकी बात सुन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सहमत हों, असहमत भी हो सकते हैं। ऐसे तमाम नेता अलग अलग दलों में हैं, लेकिन एक नेता इस देश में ऐसा है जिसका कोई जवाब नहीं, जिसका कोई तोड़ नहीं है या जिसका कहें कोई मुकाबला नहीं है किसी से। इस नेता के बारे में पूरा देश एक गाना गा रहा है, तुम सा नहीं देखा। और मुझे नहीं लगता कि भविष्य में कभी इस तरह का नेता भारत को देखने को मिलेगा। भारतीय राजनीति में दूसरा ऐसा नेता नहीं आने वाला। तो इसलिए ये नेता जो है, इसको धरोहर समझकर सहेजना चाहिए। जी हाँ, इसमें ज़्यादा कोई रहस्य की बात नहीं है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की। बहुत से लोग कहते हैं कि राहुल गांधी के बारे में चर्चा छोड़ देनी चाहिए। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वो प्रतिपक्ष के नेता हैं। कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है देश की, दूसरे नंबर की पार्टी है। भाजपा के बाद उससे बड़ी कोई पार्टी नहीं है और उसकी एक लेगेसी है। आप सहमत असहमत हो सकते हैं उससे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी देश के सभी राज्यों में थोड़े या ज़्यादा रूप में विद्यमान है। तो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को राइट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन यही बात आप राहुल गांधी के बारे में नहीं कह सकते। राहुल गांधी और कांग्रेस के बारे में समझना हो तो मशहूर व्यंग्य लेखक शरद जोशी की एक रचना है, उसका छोटा सा अंश आपको सुनाता हूँ। ये जब आज़ादी की रजत जयंती मनाई जा रही थी, उस समय का लिखा हुआ उनका लेख है। उन्होंने कांग्रेस के बारे में लिखा है कि कांग्रेस एक समस्या बन गई है और समस्याएं कांग्रेस बन गई। आप समझने की कोशिश कीजिए, आज से कितने दशक पहले ये बात लिखी गई थी और आज भी उतनी ही सही लगती है। और उसके आगे उन्होंने जो लिखा वो आपको पढ़कर सुना देता हूँ। कांग्रेस एक सरकार नहीं, एक संतुलन का नाम था का शब्द इस्तेमाल किया है उस समय उन्होंने। संतुलन तंबू की तरह तनी रही, गुब्बारे की तरह फैली रही, हवा की तरह सनसनाती रही, बर्फ की तरह जमी रही। पूरे 30 साल। संतुलन की इंतहा तब हुई जब उत्तर में जोर था, तब दक्षिण में कमज़ोर थे। दक्षिण में जीते तो उत्तर में हार गए। कांग्रेस के लिए आज भी यही बात है। आप देखिए, कांग्रेस को लेकर अगर आप सोचिए तो कुछ नहीं बदला है। ये 30 साल यानी 1977 में लिखी गई रचना है और आज हम 2025 में हैं। इस दौरान कांग्रेस को, उस समय इंदिरा गांधी नेता थीं, प्रधानमंत्री पद से हट गई थी। फिर उसके बाद कई नेता मिले कांग्रेस को, लेकिन राहुल गांधी जैसा नेता नहीं मिला। और आज जो कांग्रेस की स्थिति है, उससे ये पता चलता है कि ये जो G23 बना था, इसमें वो आखिरी लोग थे जिन्होंने G23 बनाया था, जिनके पास रीढ़ थी, बोलने की हिम्मत थी, सार्वजनिक रूप से विरोध करने की हिम्मत थी। हालांकि उनमें से कुछ लोग अब भी कांग्रेस में रह गए हैं और वो जब तब जो है, जैसे जुगनू चमकता रहता है, जब तब इस बात का इशारा करते हैं कि नहीं नहीं रीढ़ है अभी। लेकिन ज़्यादातर नेता और ख़ास तौर से जो राहुल गांधी के करीबी हैं, उनमें कोई रीढ़ नहीं। चाहे बड़ा नेता हो, वरिष्ठ पुराना नेता हो, और चाहे आज का राहुल गांधी का साथी हो, किसी में रीढ़ नहीं है। हालत ये है कि बिहार में चुनाव चल रहा है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली थी, उससे पहले राहुल गांधी 4 देशों की यात्रा पर चले गए। उन देशों में उनको पूछने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस का कोई कुछ लेना देना नहीं है उससे।
राहुल गांधी के जाने या न जाने से उन देशों से भारत के संबंध पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अगर कुछ असर पड़ सकता है तो भारत की छवि खराब हो सकती है। ये हो सकता है जिन लोगों से वो मिले होंगे उनको लगता होगा कि भाई भारत में प्रतिपक्ष का नेता ऐसा है, इस तरह के आईक्यू वाला है, तो भारत के लिए उन्होंने क्या किया इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहाँ से लौटे तो सबको उम्मीद थी कि भाई 16 दिन तक वोट अधिकार यात्रा चलाई थी, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा, क्या बोल रहा है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से नहीं डरते हैं। आम लोग डरते होंगे अदालतों से, आम लोग डरते होंगे अदालत के फैसलों से, या उसका इंतज़ार करते होंगे या उसका सम्मान करते होंगे। राहुल गांधी के साथ ये सब बातें नहीं हैं। और इस परिवार के बारे में हमारी अदालतें भी कुछ विशेष रुख अपनाती हैं। ये एक बार नहीं, बार बार देखने को मिलता है। राहुल गांधी जब विदेश यात्रा से अपनी लौट कर आए, जिसके बारे में कांग्रेस कोई चर्चा नहीं करती है, जाने से पहले ज़रूर बताया था कि विश्वविद्यालय में जाएंगे, इंटेलेक्चुअल से मिलेंगे और सरकार में मिलेंगे। क्या हुआ, राहुल गांधी वहाँ से क्या लेकर आए, ये बात कांग्रेस पार्टी ने बताने की ज़रूरत नहीं समझी, या आप समझ लीजिए कि कुछ बताने लायक नहीं था। लौट कर आए तो तेजस्वी यादव उनसे मिलने के लिए दिल्ली आए। आरजेडी के नेता हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं बिहार विधानसभा में, और आरजेडी महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस छोटी पार्टी है। फिर भी तेजस्वी यादव मिलने के लिए राहुल गांधी से दिल्ली आए। राहुल गांधी ने समय नहीं दिया, तेजस्वी लौट गए। फिर राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को दिल्ली बुलवाया बात करने के लिए, तेजस्वी यादव नहीं आए, उन्होंने अपने नेता संजय यादव को भेज दिया। ये नेपो किड्स की अहंकार की लड़ाई है। मैं बड़ा कि तू बड़ा, मेरे परिवार के लोगों ने ज़्यादा राज किया कि तुम्हारे परिवार के लोगों ने ज़्यादा राज किया, किसका सिक्का चलता था किसका नहीं चलता था। ये जो एंटाइटलमेंट का भाव है, ये दोनों में कूट कूट कर भरा हुआ है। आप कह सकते हैं दोनों में अहंकार भरा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जेएमएम के नेताओं ने कहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है झारखंड में, जिसमें कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों शामिल हैं। महागठबंधन में शामिल थी जेएमएम, महागठबंधन से निकल गई। आरोप लगाया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उनके अहंकार के कारण, और ये यहाँ तक कह दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड में जो मोर्चा है, जो गठबंधन है, उस पर भी पुनर्विचार करेंगे। तो बिहार हारने के बाद झारखंड की सरकार से कांग्रेस पार्टी और आरजेडी बाहर हो सकती है, इस खबर के लिए तैयार रहिए। तो राहुल गांधी, जब तेजस्वी यादव नहीं आए तो उसके बाद राहुल गांधी चंडीगढ़ चले गए। अब क्यों चले गए ये तो कांग्रेस के लोग बता सकते हैं। वहाँ से शिमला चले गए परिवार के साथ छुट्टी मनाने। बिहार में चुनाव चल रहा है, कांग्रेस की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, पूरे विपक्ष की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। विपक्ष के लिए ये बहुत ही बड़े स्टेक वाला चुनाव है। इसके बावजूद राहुल गांधी बिहार जाने की बजाय शिमला में छुट्टी मना रहे थे अपने परिवार के साथ। तो परिवार प्रथम उनका नारा है, परिवार प्रथम, देश जाए भाड़ में। वहाँ से लौटकर फिर खोजने लगे कि कहाँ दलित के यहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो रायबरेली चले गए, फतेहपुर चले गए, फिर हरियाणा चले गए। एक दलित अधिकारी ने आत्महत्या की थी, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद एक जाट अधिकारी ने आत्महत्या की, उसके यहाँ नहीं गए। तमिलनाडु के करूर में, जहाँ वो गठबंधन में है डीएमके के साथ, डीएमके की सरकार है, वहाँ 41 लोगों की भगदड़ में मौत हो गई। सुपरस्टार विजय की रैली थी, चुनावी रैली थी, उसमें वो लोग आए थे, उनकी मौत हो गई। लेकिन किसी के यहाँ संवेदना जताने के लिए, सहानुभूति जताने के लिए राहुल गांधी नहीं गए। तो राहुल गांधी की सहानुभूति का फव्वारा कब फूटता है, सोता कब बहता है? जब उनको लगे कि कोई दलित है, दलित से प्रेम नहीं है, उनको लगता है कि दलित के यहाँ जाकर, दलित के प्रति सहानुभूति दिखाकर हम भाजपा पर और मोदी पर हमला कर सकते हैं, कटघरे में उनको खड़ा कर सकते हैं। वरना दलित से उनका कोई संबंध, कोई लेना देना नहीं है।
वो बताएं कि उनकी वर्किंग कमेटी में दलित समाज से कितने लोग हैं। जब सरकारें थी उनकी, और मैं 1946 से जब अंतरिम प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, तब से लेकर जब 2014 तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब तक की बात कर रहा हूँ। इस बीच में कुछ और पार्टियों की सरकारें बनी, लेकिन मैं केवल कांग्रेस की सरकार की बात कर रहा हूँ। दलित की चिंता तब नहीं हुई, दलित के लिए कुछ करने का ख्याल तब नहीं आया, पिछड़ा वर्ग का ध्यान तब नहीं आया। सत्ता से बाहर हो गए, सत्ता में आने के लिए छटपटा रहे हैं, तो लग रहा है कि दलित और पिछड़ों का साथ मिल जाए तो सत्ता मिल सकती है। इतना ही सरोकार है दलितों और पिछड़ा वर्ग से, इससे ज़्यादा का कुछ नहीं है। अब राहुल गांधी की अगली यात्रा बिहार नहीं होने वाली, इस गलतफहमी में न रहिए। वो असम जाने वाले हैं जुबिन गर्ग के घर वालों से मिलने के लिए। अब उनका सवाल यह है कि इतना बड़ा मुद्दा उन्होंने बनाया था वोट चोरी का, कर्नाटक की बात की उन्होंने, हरियाणा की बात की, महाराष्ट्र की बात की, यात्रा निकाली, 16 दिन तक बिहार में घूमे, लेकिन उस मुद्दे को पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उड़ा दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में कोशिश की इन लोगों ने कि एक एसआईटी का गठन कर दे सुप्रीम कोर्ट। पहले तो कोशिश की कि एसआईआर रोक दे बिहार में, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। फिर कहा कि एसआईटी गठित कर दीजिए जांच के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई करने से ही उस याचिका पर मना कर दिया, कहा जाइए चुनाव आयोग के पास। तो जो खिलौना उनके हाथ में था, झुनझुना था, जिसको बजा रहे थे पिछले कुछ महीने से, वो झुनझुना पहले चुनाव आयोग ने छीन लिया, फिर रही सही कसर जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कर दी। तो राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं, बिहार में जाएं तो बोले क्या? तेजस्वी से पड़ती नहीं, तेजस्वी की पार्टी गठबंधन में सबसे बड़ी है, लेकिन तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के लिए तैयार नहीं है। सीटों के बंटवारे पर अभी तक पहले चरण में जहां मतदान होना है, जहां चुनाव होना है, वहां नॉमिनेशन की आखिरी तारीख निकल चुकी है, लेकिन महागठबंधन में कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है या लड़ेगा, इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे गठबंधन चला रहे हैं राहुल गांधी। एक राज्य में, बिहार में अगर वो गठबंधन नहीं चला सकते, गठबंधन के कॉन्ट्रडिक्शंस को मैनेज नहीं कर सकते, तो आप सोचिए कि राष्ट्रीय स्तर पर उनको अगर मौका मिल गया तो क्या करेंगे। तो ये भारत के मतदाताओं के विवेक को धन्यवाद देना चाहिए कि वो राहुल गांधी पर विश्वास करने को कतई तैयार नहीं। उनको पूरी तरह से ख़त्म करने को भी राजनीतिक रूप से तैयार नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को कोई बड़ी जिम्मेदारी भी देने को तैयार नहीं है। यानी बड़ी जिम्मेदारी जनतंत्र में, चुनाव में क्या होती है? सरकार बनाने का मौका। अब हालत ये है कि बिहार में कांग्रेस के नेता अपने ही कार्यकर्ताओं से पिट रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि इन नेताओं ने पैसा लेकर टिकट बेच दिया। ये सब कुछ कैमरे पर है, किसी की कही सुनी बात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी एक शब्द उसके बारे में नहीं बोले, न तो जो पिटे उनकी सहानुभूति में बोले, न जिन्होंने पीटा उनके खिलाफ कुछ बोला। तो इसको क्या कहा जाए? मौन स्वीकृति लक्षणम मान लिया जाए क्या? अब पता नहीं राहुल गांधी इस बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन उनको इन सब बातों की परवाह नहीं है। उन्होंने ऐसा लगता है, उनके आचरण से ऐसा लगता है कि उन्होंने मान लिया कि बिहार चुनाव तो हार चुके हैं, तो हार चुके हैं तो थोड़ा तेजस्वी यादव को कमज़ोर कर दें। महागठबंधन को इस तरह से चलाने, महागठबंधन में इस तरह का संशय पैदा करने, मतभेद पैदा करने का एक ही उद्देश्य है कि तेजस्वी यादव को कमज़ोर किया जाए। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि एनडीए की सरकार बन रही है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, लेकिन उनको शायद लगता होगा, मुझे मालूम नहीं है लगता है कि नहीं, शायद लगता होगा कि अगर हमको कांग्रेस को बढ़ाना है बिहार में, तो नीतीश कुमार बीजेपी को नहीं, पहले तेजस्वी यादव से निपटना पड़ेगा। उसी तरह का काम करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। तो राहुल गांधी जैसा विलक्षण नेता भारत देश में दूसरा कोई नहीं है, जिसे अपने देश की परवाह नहीं है, अपने देश के विरोधियों के साथ खड़े होने में कोई उसको दिक्कत नहीं है,
जिसको अपनी पार्टी की परवाह नहीं है, जिसको अपनी पार्टी के भविष्य की परवाह नहीं है, जिसको अपनी पार्टी के संगठन की परवाह नहीं है, जिसको इस बात की चिंता नहीं है कि उसके सहयोगी उसके बारे में क्या सोचते हैं। कोई ऐसा सहयोगी दल नहीं है जिससे राहुल गांधी के संबंध बहुत अच्छे हों। अगर संबंध ये बने हुए हैं, ये नाम का गठबंधन बना हुआ है, इंडिया अलायंस बना हुआ है, तो सिर्फ इसलिए कि विपक्ष नहीं चाहता कि लोगों में संदेश जाए कि विपक्ष जो है आपस में सिर फुटबॉल कर रहा है। उसी लिहाज में ये बना हुआ है और कब तक बना रहेगा कहना मुश्किल है। खेल शुरू होगा 14 नवंबर के बाद, जब बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा आएगा। उसके बाद आप देखिएगा इंडी गठबंधन का क्या होता है और उस साथ ही साथ राहुल गांधी का क्या होता है। कांग्रेस में कोई बोलेगा ऐसी मुझे कोई उम्मीद नहीं। कांग्रेस में किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत उसकी होती है जिसकी हैसियत हो। कांग्रेस में किसी की हैसियत ही नहीं बची है, तो हिम्मत कहाँ से आएगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।